सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। और दीपा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मंजरी तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। और हमें लगता है कि हमारे जितने भी सखियां हैं, श्रोता हैं, सब अपनी जगह बिल्कुल मस्त होंगे, खुश होंगे। और थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ रहा है, उसका भी ध्यान रखेंगे, मजा भी लेंगे। मजा भी लेंगे और साथ में हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और देखो दीपा, सबने बहुत सारे मतलब कमेंट्स भेजना शुरू किए हैं और हमें लगता है कि धीरे धीरे आते जाएंगे कमेंट्स, बहुत सारे आएंगे, हम पढ़ते भी जाएंगे। तो आज मंजरी, आज हम सखी सहेली की जो ये गुलदस्ता है, इसमें क्या क्या लेकर आए हैं? बिल्कुल, देखो ना दीपा, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह जो कल से मनाया जा रहा है, तो भाई महिलाओं ने देखो हर जगह, हर क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और कामयाबी हासिल करी है और आगे बढ़ रही हैं। और जो महिलाएं कुछ अच्छा कर रही हैं, कर जा रही, जिन्होंने नाम कर दिया है देश का, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चियां हैं, वो भी उनकी बातों को सुनकर प्रेरित होती हैं और वो भी चाहती है कि हम इनके जैसा बने, है ना? तो आज देखो हम बात करेंगे अश्विनी वास्कर की, जो हमारी पहली महिला बॉडी बिल्डर है। और आज हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की भी, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। साथ में कुछ रिश्तों के ताने बाने को लेकर के हम बात करेंगे। बड़ा प्यारा रिश्ता है ननद भाभी का। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता और हमारी सखियां उसके बारे में, उनके क्या अनुभव है, जरूर हमें लिख के बताएं, ताकि हम उनके जो सुझाव हैं, उनके अनुभव हैं, बिल्कुल वो यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करें और हम सब जानेंगे कि क्या किसके जीवन में कैसे कैसे अनुभव रहे हैं। बिल्कुल। और साथ में दीपा आज होंगी व्यंजन की बातें, जिसमें कुछ नमकीन और कुछ मीठी बातें होंगी, आसान नाश्तों की होंगी। आसान नाश्ते तो मैं तो सखियों से कहेंगे हम कि आप अपने नोटबुक और पेन भी साथ पे लेके बैठिएगा, क्योंकि मंजरी कुछ आसान से नाश्ते बताने वाली है आज। तो सोचने के पहले एक गीत सुन लिया जाए। चलिए गीत सुनते हैं। तेरे
तो दीपा, इस प्यारे से गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो हमारी जो बहुत सारी सखियां हैं और बहुत सारे श्रोता हैं, उन्होंने फेसबुक पेज पर स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू जी को कोटि कोटि नमन भेजा है। तो हमारी तरफ से भी उन्हें कोटि कोटि नमन। और हम सबके साथ एक नमन तो हम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं उन्हें। और एक हमारे श्रोता उन्होंने लिख के भेजा है कि सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की वे अध्यक्षा बनी और किसी प्रदेश की गवर्नर भी बनी। सरोजनी जी बच्चों के ऊपर बहुत विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। भारत की महान सफल महिलाओं की सूची में सरोजनी नायडू का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। और देखो ना, सरोजनी नायडू जिन्हें हम भारत की बुलबुल के नाम से जानते हैं, वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक कवित्री, साथ ही भारतीय राजनीति से जुड़ी थी। और आपका जन्म 13 फरवरी सन 1879 में हैदराबाद में हुआ था। और आपके पिता अघोरे नाथ चट्टोपाध्याय और माँ का नाम वरदा सुंदरी देवी था। और पिताजी का जो पैतृक गांव था ना दीपा, वो ब्रह्म गांव था, विक्रमपुर, जो पहले जो अब बांग्लादेश में है। और सरोजनी जी के पिता जो थे वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से विज्ञान के डॉक्टरेट थे। और माता एक बंगाली कवयित्री थी। सरोजनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे। सरोजनी जी बचपन से ही बहुत पढ़ने में वो तेज हुआ करती थी मंजरी। तो 12 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में वो अव्वल हुई। तो उनको बहुत उस वक्त मतलब मैट्रिक में अव्वल आना बहुत बड़ी बात थी। उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनका बहुत नाम भी हुआ उस वक्त। और उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी वैज्ञानिक या डॉक्टर बने, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो कविता लिखने में हो गई। और क्योंकि भाई देखो ना दीपा, उनकी माँ भी कवित्री थी, तो बच्चे में तो वो गुण आना स्वाभाविक है जी। तो उनमें सरोजनी जी में भी वो गुण आ गया। और मात्र 13 साल की उम्र में आपने ए लेडी ऑफ लेक नामक खंड काव्य लिखा। और सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए बाद में वो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उनकी मदद से वो इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने भी गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है उस वक्त की, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना या कोई रिसर्च करना, है ना। और उन्हें पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के ग्रिटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। वे पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखा करती थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका जो उनकी पहली कविता संग्रह थी। इसके बाद वो द वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था उनकी। और वे सन 1898 में गोविंद राजुल नायडू से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी। संतान के रूप में आपके बच्चे जयसूर्य, पद्मजा, रणधीर और लीलामणि हुए। और सन 1914 में इंग्लैंड में पहली बार गांधी जी से उनकी जब मुलाकात हुई तो भाई उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हो गई और तभी से देश के प्रति वो समर्पित हो गई। और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय चाहे तो दिया, वहाँ पर सत्याग्रह हो या संगठन की बात हो, सब में उन्होंने दिया। और राष्ट्रीय आंदोलनों में वो जेल भी गई मंजरी, और संकटों से कभी घबराती नहीं थी। वो एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर देश प्रेम की वो हमेशा कहते हैं ना लौ जगाते रहे लोगों के अंदर, और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाना। क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि इस तरह की बातें हो, इस तरह की विचारधारा बहे लोगों में, जनमानस में, कि हम कोई देश हमें अपने आजाद करना है और एक साथ सबको जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि उस समय सोचो दीपा, सबको एक साथ समझाना कि हमें किस लिए लड़ना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ना है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए भी। और सरोजनी जी के भाषण जो वो देती थी लोगों के हृदय तक बैठ जाते थे जब वो बोलना शुरू करती थी। और वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जो भाषण सुनते थे लोग, वो तैयार हो जाते थे उनके एक भाषण को सुन करके। और वे बहुभाषाविद थी, और जहाँ जैसी बोली होती थी, चाहे वो अंग्रेजी बोली जा रही हो, चाहे हिंदी हो या गुजराती हो या बांग्ला में भी भाषण जहाँ दे रही हो, तो वो उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में वो भाषण देना शुरू कर देती थी। और इसी लोकप्रियता के कारण सन 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनी और प्रतिनिधि भारत सरकार की बनकर सन 1932 में वे दक्षिण अफ्रीका गई और स्वतंत्रता
ममता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी। ये बहुत ही गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। और 2 मार्च 1949 को आपने संसार से विदा ली। आज आपकी पुण्यतिथि है। हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 1908 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें केसरे हिंद पुरस्कार मिला, लेकिन बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो बहुत क्षुब्ध हो गई थी, बहुत उन्हें घात लगा जैसे, और उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया था। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। उनके विनोदी स्वभाव के कारण गांधी जी उन्हें गांधी जी के जो लघु दरबार जैसे बोलो ना वैसा, उसमें विदूषक कहा जाता था उन्हें, क्योंकि बहुत ही उन्हें हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, बहुत विनोदी स्वभाव की थी। और खादी पहनने का व्रत भी उन्होंने लिया था और खादी पहनना शुरू कर दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे गांधी जी की विश्वसनीय सहायक रही। और उन्होंने एक कविता नारी पर भी लिखी, और वैसे कविता बहुत लिखती थी, लेकिन आज हम यहाँ पर नारी की कविता एक पढ़ेंगे उनकी लिखी हुई, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह भी चल रहा है। तो उसकी पंक्तियां हैं कि बचपन में माँ नारी का किरदार निभाया है, बचपन में माँ नारी का किरदार निभाया है, उसने ही तो हमें ठीक से चलना बोलना और पढ़ना सिखाया है। उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है, उसने हर परिस्थिति में हमें डटकर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार करना सिखाया है। और तो क्या ही लिखूं मैं नारी के सम्मान में, हम सब तो खुद ही गुम हो गए हैं अपने ही पहचान में। तो हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम सभी की ओर से नमन करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक गीत के साथ हम थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। चलो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। तो जन्म जन्म का साथ तो हमारा और सखियों का, श्रोताओं का, तुम्हारा, सबका बना रहेगा, सबका बना रहेगा, यही तो देखो चाहत है। चाहत बिल्कुल रहेगी। और देखो महिला दिवस सप्ताह की बात कर रहे हैं हम लोग, चल ही रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी वास्कर की, जो पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं। मुंबई की अश्विनी वास्कर भारत की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। अश्विनी की माने तो बॉडी बिल्डर बनने का उनका सफर इतना आसान नहीं था। लोगों ने उन्हें काफी निराश किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाली अश्विनी वास्कर का पारिवारिक कारोबार मछली पकड़ने से जुड़ा था, लेकिन उनका झुकाव बॉडी बिल्डिंग की तरफ हो गया। वे अब तक 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। मतलब जब उन्होंने खेलना शुरू किया उसके बाद से वो 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और मंजरी, ये क्षेत्र कोई आसान नहीं है। मतलब अगर ये ऐसा लगता है ना, पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है कि बॉडी बिल्डिंग तो कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो किसी महिला का इस क्षेत्र में आना और उस पर आगे बढ़ना तो स्वाभाविक है। हम सब समझ सकते हैं, हमारी सखियां भी एक महिला होने के नाते समझ सकती है कि उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा जब उन्होंने अपने परिवार में बताया होगा कि मुझे इस तरह का कुछ काम और करना मेहनत भी पड़ता बहुत है। होती है। मेहनत भी बहुत होती है। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि 2012 से पहले वो एक आम से दिखने वाली भारी वजन की महिला, मोटापे से शिकार कहते हैं ना, वैसी थी। लेकिन उनके इरादों ने उन्हें बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और जो कहते हैं ना फ्लैट स्टमक वाला, बिल्कुल वैसा बना दिया। बहुत मुश्किल होता है शरीर को फिर से शेप में लाना, लेकिन अश्विनी के जुनून के आगे ये दुष्कर कार्य एक रोचक खेल जैसा बन गया था। और उनका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते समय काफ़ी वजन बढ़ गया था और वे बेहद परेशान थी और उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। उत्साह से भरी वो भारी वजन उठाने लगी और प्रोटीन से भरपूर आहार लेने लगी और धीरे धीरे उनका शरीर जो था वो बेहद मजबूत होता चला गया। और फिर 2013 में उन्होंने एक पुरुष बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहुंची और निश्चय किया कि इस खेल को वो गंभीरता से खेलेंगी। अपनी पहली प्रतियोगिता में वे 5वें स्थान पर रहीं। अश्विनी का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। अश्विनी को वर्कआउट से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने सीनियर रिसर्च फेलो की नौकरी, जो ये नौकरी थी, वो छोड़ दी। अब ये देखो, जब बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भी गई तो वहां उन्हें पुरुष प्रतियोगिता में जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त
इस तरह की प्रतियोगिताएं होती ही नहीं थी। और ये भी बहुत उसका काम है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वे बताती हैं कि जब प्रतियोगिता की तैयारी करनी थी तो उनके पास सिर्फ 10 दिन का समय था। उसमें उन्हें अपने पिता को भी समझाना था और उनके पिता बाल चंद्र वास्कर को पहले छोटे कपड़े पहनकर हिस्सा लेने से ऐतराज था और बाद में वे मान भी गए और उनके पिता ने कहा कि ये कपड़े स्पोर्ट्स यानी खेल का हिस्सा है, कसरत का हिस्सा है, ये कुछ भी नहीं है। तुम अपना शरीर नहीं बेच रही हो, तुम दुनिया को दिखा रही हो कि ये तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। परिवार का साथ मिला और अश्विनी के सपनों को ताकत मिल गई, यानी पिता ने उनका बहुत मनोबल बढ़ाया। बिल्कुल, कि बहुत मुश्किल होता है ना कि इस तरह से कपड़े कभी पहने देखा नहीं, वो भी फिशिंग का काम, मछली पकड़ने का काम वाले घर से वो आती हैं और जहां उस और एक तरफ तो वो है घर का व्यवसाय, दूसरी तरफ अगर कोई लड़की बोले मुझे इस तरह का काम करना है तो कैसे करूं। लेकिन आगे फिर उनकी ये कहानी है कि पुरुष प्रतियोगिताओं को आसानी से स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा था, तो अश्विनी के पिता ने ही सारा खर्च उठाया। अपनी सोने की चेन बेच दी उन्होंने और इस तरह उनकी बेटी भारत की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन गई। और वे प्रशिक्षक के तौर पर कार्य कर रही हैं। अब तो अश्विनी से प्रेरित होकर दीपा बहुत सी लड़कियां इसमें हिस्सा लेने लगी हैं। यानी अगर कुछ कर गुजरने की ठान ली हो तो मुश्किलों से क्या घबराना, डटकर सामना करें और जीत का परचम लहराएं, है ना। और इस तरह से इनकी कहानी से सभी लोग प्रेरित हो सकते हैं कि अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भी भेजा जा सकता है। फिलहाल तो हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। चलो सुनते हैं। मेरा महबूब है बेमिसाल।
तो दीपा, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना आए दिन बहार फ़िल्म का, और इसके पहले जो हमने गीत सुना था सारा प्यार तुम्हारा, तो भई आनंद आश्रम फ़िल्म का था। और जन्म जन्म का साथ है ये गीत जो हमने सुना, वो तुमसे अच्छा कौन है फ़िल्म का ये गीत सुना था। एक से एक सुंदर गीत। और देखो हम लोग बात कर रहे थे ना कि खेलों की, पहले हमने बात करी थी इनकी कि खेल में बहुत सारे खेल हैं, तो लड़कियां अपने चूज़ कर सकती, पसंद कर सकती कि हमें किस खेल को खेलना है। किसी को खो-खो पसंद है, किसी को वेट लिफ्टिंग है, और किसी को तैराकी पसंद है, तीरंदाजी है, निशानेबाजी। और देखो ना, ये जब खेल की बात जैसे कर रही हो मंजरी, कभी-कभी क्या होता है, कोई छोटे से शहर की बच्ची होती है और उसे वो खेल पसंद आ जाता है, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं होती। अब देखो हॉकी में कितने गांव की पृष्ठभूमि से लड़कियां निकली, वहाँ लकड़ी से खेलती थी, और बाद में धीरे-धीरे वो खेल में आगे बढ़ती चली गई, और उनको सुविधाएं थोड़ी सी मिली तो वो आगे बढ़ी। इसी तरह क्रिकेट में महिलाएं खेल रही हैं, तो महिला जो है ना, वो हर जगह कहीं ना कहीं अपना घर से बाहर निकल के घर के काम भी वो करती हैं। ऐसा नहीं, घर के प्रति भी वो जिम्मेदार है, लेकिन जो उनको काम करना होता है वहां पर भी वो बहुत ईमानदारी से, बहुत एकदम लगन से, मेहनत से वो काम करती हैं। और जब परिवार का समर्थन मिलता है और थोड़ा सा भी उन्हें एक रास्ता दिशा मिल जाती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। ये हमारी महिलाओं ने और हमारी बेटियों ने हमेशा ये साबित करके दिखाया ही है ना। और इसी तरह से बात हो रही है, जैसे हम बेटियों की, अपनी बच्चियों की बात कर रहे हैं, इसी में एक रिश्ते की जब बात करते हैं हम, आपसी रिश्ते की, तो ननंद भाभी का रिश्ता, जैसे कहते हैं ना, खट्टा मीठास भी है, कहीं पे थोड़ा सा तड़का भी लग जाता है और कहीं पे वो मिठास है, कहीं पे चटपटे से रिश्ते में मजा तो आता है। मजा तो बहुत आता है। कहीं कहीं होता है कि बहुत सी घर में हमने सुना है कि हमारे रिश्तों में हमने सुना है कि ननंद नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगता, और कहीं बोलते हैं अरे भाई हमारे ननंद ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हम अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं कि आपके अनुभव हमें आ रहे हैं, और आप हमें और ज्यादा से ज्यादा बताएं कि आपके अनुभव क्या रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। बिल्कुल। और दीपा, समय हो गया है अंतराल का। तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। और मंजरी देखो, हमारे श्रोताओं ने लिखना भी शुरू कर दिया है, और हमारे एक श्रोता कहते हैं, ननंद भाभी का रिश्ता प्यार बांटने से प्यार मिलता है, या ये वाला फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, मतलब कि प्यार बांटो तो प्यार मिलेगा। और चाहे रिश्ता कोई भी हो, ननंद भाभी की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि ननंद भाभी का रिश्ता दो बहनों के प्यार जैसा रिश्ता है, दोस्त जैसा है। और ये कहते हैं कि मेरा संयुक्त परिवार है, चाची सास की बेटी ही इकलौती ननंद है, ये हमारी सखी कहती हैं, और शादी को 30 साल हो चुके हैं, आज तक कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। पूरा घर उनका इंतजार करता है कि कब मेरी ननंद घर आएंगी, तो जब भी वो आती हैं तो घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। और देखो ना, हमारी एक सखी और है, उन्होंने लिखा है कि ननद भाभी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा, मधुर और नाजुक रिश्ता होता है। हर रिश्ते में एक सीमा रेखा होनी चाहिए, चाहे वो ननद भाभी का हो, सास बहू का हो या दोस्ती का। रिश्ते की एक अलग हर रिश्ते की एक अलग गरिमा में गरिमा युक्त पद होता है, चाहे वो छोटे का हो या बड़े का हो। तो नाना भी अगर छोटी है तो भी वही गरिमा युक्त ओहदा परिवार में दिया जाता है। ज्यादातर घरों में पहले बड़े परिवार में शादियां होने पर 12 अहम जोड़ी मिल ही जाती थी, मतलब
हमजोली जो उनकी थी, सहेलियों की तरह हम इस मसले में भाग्यशाली रही हूँ कि 3 बड़ी ननद, 1 छोटी। हम में थोड़े खट्टे, मीठे और नमकीन तो कुछ तीखे ननद भाभी का रिश्ता निभा रहा है। मतलब उनका रिश्ता निभा ऐसा, और ईश्वर से आशा करती हूँ कि ऐसा ही निभता रहे। और मैं भी किसी की ननद हूँ, शशि कला वाली नहीं, शोभा कोटे निरूपा राय वाली, क्योंकि मैं जहाँ गई हूँ वहाँ भाभी बनकर गई हूँ। मेरे घर जो आई है वो भाभी आई है। सभी को आपसे कुछ-कुछ अच्छी आशाएँ होंगी, और आपको भी उसकी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सभी का विचार आपस में मेल खाता हो, और थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होना वाजिब है। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई भी नहीं पसंद करता। आप किसी को सुझाव दे सकते हैं, अगर कोई माँगे तो आप अपना विचार उस पर थोपें नहीं, और आप अपनी बात रख सकती हैं। ये कहते हुए मेरा विचार है कि निश्चित ही मधुर संबंध रहेगा। कल कोई रूठ जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद उठने वाला फिर वापस आएगा नहीं, उसको मना लेंगे। और इस तरह से इन्होंने अपनी बात लिखी है, और उन्होंने कितने अच्छी सी बात समझाई है कि आप किसी पे अपने विचार नहीं थोपें, और अगर आप प्यार से रहते हैं, और या फिर हम मनमुटाव के लिए अगर सोचे ही ना कि हम अगर बात ही हम इस तरह से शुरू करें ना कि भाई मेरी सुनो बस और आपकी नहीं चलेगी, अगर वहां से शुरुआत होती है तो बेशक मन में थोड़ा खट्टापन आ जाता है। यानी कि दीपा कहने का मतलब ये है कि ननद भाभी के रिश्ते में प्यार बना रहे, और इसके लिए ये जरूरी है कि आपस में बीच में मैं का भाव नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे रिश्ते, कई रिश्ते हैं दीपा, जो हर लड़की को निभाने होते हैं, चाहे वो ननद भाभी का हो, या सास बहू का हो, या जेठानी देवरानी का हो। तो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तालमेल तो बैठाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे हमारे सखियों ने भी लिखा है संदेशों में कि ये रिश्ता 2 बहनों का, 2 दोस्तों का होता है, क्योंकि ननद ऐसी होती है जो कभी किसी की भाभी और भाइयों के बीच में कहिए कि सबसे करीबी होती है। ये यूं कहिए कि शुरुआती दिनों में भाई और भाभी के बीच में एक सेतु का काम कर देती हैं वो घर में, और वहीं इनमें तकरार की बातें भी सामने आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। ये ननद भाभी का रिश्ता बहुत प्यार भरा होता है, लेकिन उसको संभालने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। और ये दीपा आपसी जो व्यवहार होता है उस पर निर्भर करता है कि एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए, और भाभी के काम में हाथ जरूर बटाएं, और उनकी छोटी छोटी खुशियों को आप उत्सव में बदलने की कोशिश करें, और उनकी बातों को भी किसी से साझा नहीं करें। से वो अपने दोस्त की तरह अगर दिल की बात करती तो किसी से ना कहें। ननद का ये कर्तव्य होना चाहिए। वैसा ही भाभी को भी करना चाहिए कि दोनों की दोस्ती जो है ना वो कॉलेज, जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं ना, दोस्त होते हैं, सखियां होती, वैसी अगर होगी घर में तो फिर देखो बहुत मजा आएगा। और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना ननद भाभी दोनों का ये कर्तव्य होता है। अब घर में ननद ही भाभी की पसंद का देखो ख्याल रख सकती है ना, तो कभी कभी उनके मन का करें, अपनी तारीफ कभी ना करवाना चाहे बल्कि भाभी की करवा लें, तो ये भी एक तरीका है जहां आप अपने रिश्तों को संतुलित भी रख सकती हैं और एकदम खुश मिजाज तो तौर पे वो आगे बढ़ता रहे। और दीपा ऐसा होता है ना कि कभी-कभी जैसे माँ है तो वो क्या अपनी बेटी के बनाए हुए खाने को पहले से खा रही तो उसकी तारीफ कर रही है, तो फिर बहू आ जाती है तो फिर वो तारीफ बहू की उस तरह से नहीं कर पाती है। तो उस समय बेटी को अक्लमंदी से यही अपनी माँ को समझाना चाहिए कि मम्मी एक बार मेरी मत करो तारीफ, लेकिन जो भाभी आई है, आपकी बहू है बेटी जैसी, उसको समझे और उसकी तारीफ करें, तो उससे क्या होगा कि वो भाभी जो है वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल। और मंजरी ऐसी जगह पे ना जहाँ पे कि पहले भाभी आई है, ननंद है घर में, यानी कि बेटी छोटी है और अभी भाभी आई है, तो बहुत अचानक से उन्हें बड़ा हो जाना पड़ता है। उन बच्चियों को अचानक से एक कहते हैं ना कि आपको मैच्योर आपका रूप दिखाना पड़ता है कि मम्मी देखो वो भी है, ये चीजें बार बार याद दिलानी पड़ती है घर में, घर परिवार को। तो वो एक अच्छा मतलब आने वाली जो लड़की है वो अभी आई है आपके घर में, वो समझ रही है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके संस्कारों में और आपके तौर तरीकों में ढल ही जाएगी। और ऐसे में अगर छोटी ननंद हो तो वो बहुत उसका सपोर्ट कर सकती है। हाँ, और ये भी बात तुमने सही की। और दूसरी बात ये भी है दीपा की, जो पहले से नंद है घर में, वो घर का सारा काम काज कर रही है, लेकिन जब भाभी आती है तो ननद का अगर पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो अपने माता पिता को भी समझा के रखे कि मम्मी अब भाभी
भाभी आ गई, यही आपकी बेटी है, मुझे तो कल दूसरे घर जाना है, तो ये आपका ज़्यादा ख्याल रखेंगी, ना कि हम दूर रह के नहीं कर पाएंगे। तो जो प्यार आप मुझे दे रही हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपने घर में जो हमारी भाभी आई हैं उनको दीजिए। तो इस तरह का जब व्यवहार वो खुद करेंगी तो भाभी जब सुनेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि देखो मेरी नंद मेरे लिए कितना फेवर की बात कर रही है। बिल्कुल, है ना? तो इतने जो ये चटपटी सी बातें हो रही हैं, एक गीत सुन ले मंजरी। बिल्कुल। हाय 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 सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले हैं परदे सूरत दिहानो दियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया कहो बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया कहो हाय 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में सुनिए उन सफल महिलाओं की कहानी जिन्होंने करियर के रूप में चुना अलग क्षेत्र, रखा अपना पहला कदम, बनाई अपनी अलग पहचान। अब तो भाई चल बड़ी अपनी नाव है। कार्यक्रम सखी सहेली में सिर्फ विविध भारती पर। अच्छा मंजरी, जैसे हम बात कर रहे थे ननंद भाभी के रिश्तों की, तो बहुत से जो हमने तो ये बता दिया रिश्ता कितना खट्टा मीठा होता है। यहाँ पे जब दोनों की समझदारी साथ साथ काम करती है तो घर हमेशा खुशहाल बना रहता है, वो सुंदर सा स्वर्ग बना रहता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये है, जैसे हमारी ये सखी लिख रही है, ये कहती है मेरे कोई ननद ही नहीं है, ना ही कोई देवर है, मैं तो ससुराल में सबसे छोटी हूँ और मैं अभी किसी की ननद भी बनी नहीं हूँ। यानी कि उन्हें किसी भी तरीके का इस तरह का अनुभव हुआ ही नहीं है। लेकिन मैंने एक छवि बना रखी है अपनी ननद की अपने मन में कि अगर मेरी ननद होती तो वो कैसी होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं वैसी ही ननद बनूंगी जैसे मैंने
मेरे मन में मेरे लिए मतलब वो अपने लिए अपने कैसी लिए ननद जैसा। होनी चाहिए थी, हाँ। वैसी जो छवि उन्होंने बना रखी है वो अब जब खुद उनके भैया की शायद शादी होने वाली होगी या भविष्य में जो भी होगी, उनका है। तो वो अब जब ननद बनेंगी तो वो वैसी ही बनना चाहेंगी जैसे उन्होंने छवि बना रखी। और तो इस रिश्ते में दीपा आपस में एक दूसरे की चीजें भी शेयर करनी चाहिए। जो ननद को चाहिए वो भाभी से ले सकती है और भाभी भी ननद से ले सकती है। और मेन बात है कि आप दोनों के विचार कभी-कभी नहीं भी मिले तो एक शांत हो जाए, दूसरे की बात को सुन ले वो क्या कहना चाहता है, और जो उसके गुण हैं, आप दोनों के जो गुण हैं, शौक हैं, वो एक दूसरे को शेयर कर सकती, बता सकती हैं, सीख सकती हैं। तो एक घर में जो एक बॉन्डिंग होगी, आपस की जो मित्रता होगी वो भी देखने लायक होगी, और ये बिल्कुल। रिश्ता हमेशा खिलखिला के खिलखिला रहेगा। के और जब रहेगा। खिलखिला के रहेगा तो दोनों मिल के किचन में जाएंगी और प्यारे प्यारे व्यंजन बनाएंगी, बिल्कुल। जैसे हम दोनों आज बनाने वाले हैं, है ना? तो तो आज क्या बताओगी दीपा? देखो, सबसे पहले तो घर में कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे ये जैसे ब्रेड का हमने पैकेट ले लिया, अब मान लीजिए उसमें से 8 तो हमने ब्रेड के स्लाइस इस्तेमाल कर लिए, लेकिन नीचे के कुछ बचे जाते हैं, तो अब क्या करें इसका समझ नहीं आता। तो बताओ क्या करोगी? ये आसान नाश्ते क्योंकि हम बता रहे हैं आज, तो ब्रेड की इडली बता देते हैं। तो इसकी सामग्री लेनी है 4 स्लाइस ब्रेड, 2 उबले हुए आलू लेने हैं, हरी धनिया कटी हुई लेना है 1 चम्मच, या आपको अच्छी लगती है तो आप ज्यादा ले लीजिए। हरी मिर्च 1 छोटी चम्मच, कटी हुई 1 छोटी हरी मिर्च लेनी 1 नग और बारीक बारीक काट लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आधा चम्मच, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आपके अंदाज से कि घर में कैसे खाते हैं, तीखा पसंद है या मतलब मिर्च वाला पसंद है तो वैसा लीजिए, कम खाते हैं तो कम लीजिए। आधा नींबू का रस ले लीजिए, नहीं हो तो अमचूर का पाउडर जरा सा डाल लीजिए। नमक अपने घर के हिसाब से लीजिए। जीरा आपको लेना है आधा छोटा चम्मच ले लीजिए, और राई 1 चम्मच छोटा, कड़ी पत्ता 10 नग, या फिर आपके घर में अगर कम पसंद है तो थोड़ा कम डाल लीजिए। दही लेना है 1 बड़ा कटोरी, और तेल सेकने के लिए। तो अब ये ब्रेड की जो इडली है वो कैसे बनेगी, वो इस तरह बनेगी कि सबसे पहले आलू उबालकर आपने छील लिया, उसे मसल लिया। अब कढ़ाई में तेल गरम करें, जीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्च, नमक ये सब डाल लें और थोड़ा भून लीजिए। अब मसले हुए आलू भी इसमें डाल दीजिए। अच्छे से भुन जाए तो नींबू का रस या जो अमचूर अगर आपने लिया है तो वो भी डाल दीजिए। इसके बाद टिक्की बनाकर तवे पर इसको सेक लेना है दोनों तरफ से। अगर आपके घर में थोड़ा क्रिस्पी पसंद है तो वैसा, छोटे बच्चों को हल्का सेका हुआ पसंद है तो वैसा दे दीजिए। अब ब्रेड के गिलास से ब्रेड को जो है गिलास से गोल आकार में काट देना है। ब्रेड के एक पीस को फिर फटे हुए दही, जो फेंट के रखा हुआ दही में डिप करें और दोनों तरफ से आलू की टिक्की के ऊपर इसको रख देना है। ऐसे ही सारी ब्रेड के पीसेस को दही में डिप कर करके टिक्कियों के ऊपर आप रखती जाएं। यानी दीपा एक टिक्की तवे पे सिकी हुई रखी रहेगी, और आपको एक पीस खाली गोल काट के काट के दही में डिप करना है, और उस टिक्की के ऊपर सिर्फ एक ही पीस रखना है। बिल्कुल। और गैस धीमी ही रखें, मतलब मध्यम पे रखें तो अच्छा गुलाबी कलर आएगा। ऊपर से आप 1 मिनट के लिए ढकना चाहें तो ढक भी दीजिए। अब इसे पैन से प्लेट में आप निकाल सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आप राई कड़ी पत्ता का जो बघार है वो बघार करके अलग से वो चाहे तो पहले से तैयार कर लीजिए और इन इडली के ऊपर आप डाल दीजिए। तो ध्यान रहे कि ब्रेड वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, बस आपको इसी तरह इसको चटनी के साथ परोसना है, तो वो ब्रेड वाला हिस्सा रहे ऊपर और जो टिक्की बनी है वो उसे नीचे। यानी कि आप इडली के साथ साथ आलू की टिक्की का भी स्वाद लेंगे, है ना? बिल्कुल। तो बस ये झटपट का नाश्ता बहुत अच्छा बताया तुमने। और एक हम बताते हैं सूजी पोहा का डोसा। तो इसकी सामग्री है, सखी नोट कीजिएगा, 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी पोहा महीन वाला लेना है, और दोनों को मिक्सी में डाल करके महीन पीस लेना है। नमक अंदाज से, नींबू का रस आपको आधा लेना है, और इनो पाउडर आधा चम्मच, और तेल अंदाज से। और आलू का भरावन जैसे अभी टिक्की के लिए बनाते हैं या सैंडविच के लिए वैसे ही बना लेना है। और दही, नारियल की चटनी, पानी आप अंदाज से लीजिए। और इसकी विधि है कि सूजी और पोहे को दोनों को आपने जो महीन पीस कर रख लिया है उसको एक बाउल में निकाल लें, उसमें नमक आधा चम्मच डालें और आधा नींबू का
रस और पानी 2 कटोरी डाल करके मिला दें और इसे 20 मिनट तक के लिए आप ढककर रख दीजिए। और जब बनाने चलें तब उसमें इनो पाउडर 1 चम्मच आपको डालना है। डोसा जैसा बना लें और बीच में आलू का भरावन भरें और सेक लें। या और इसको आप गाढ़ा घोल अगर आप रखना चाहते हैं तो इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मिलाकर महीन-महीन काट के डालिए और आप इसका एक चीला भी बना सकते हैं। तब उसमें आलू का भरावन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपका सूजी और पोहा का एक डोसा आपके पास तैयार हो ये जाएगा। भी तैयार है। तो मंजरी अब क्या करना चाहती हूँ? गीत अब तो सुनाएंगी? तुम्हारा मन तो हम समझ गए। चलो गीत सुन लेते हैं। दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने दिल मेरा छीना। भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। नैनो की नोक झोंक के साथ अब चले हम रेसिपी की और तो जैसे ब्रेड की बात कर रही थी ना, मैं तो ब्रेड की ही एक मिठाई भी बता देती हूँ। ये भी झटपट बन जाती है। इसमें क्या कीजिए कि आप 5-6 पीस ले ले ब्रेड के, किनारे काट लेना है और एक स्लाइस के 4 चौकोर काटना है। मतलब एक खड़ा और एक आका, आका वाका बोलते हैं ना, वैसा वाला काटना है। हाँ, प्लस की तरह काट लेना है और तलने के लिए तेल रखना है और पानी 1 कप चाशनी के लिए लेना है और 1 कप ही चीनी लेना है। पिसी इलायची पाउडर आधा चम्मच, नारियल का बुरादा लेना है और कोको पाउडर 1 चम्मच और मावा लेना है 1 कटोरी।
चीनी मिली हुई मावे को लेना है आपको। ठीक है, अब कैसे बनाना है, सारे ब्रेड के टुकड़े तेल में तल लें, सुनहरे निकाल लें। सुनहरे होने पर अब चाशनी बनाए, एक कढ़ाई में 1 कप पानी और 1 कप चीनी डालें, इलायची पाउडर डालें और पका लें। ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी, मतलब कि शक्कर जैसे पिघल जाए और हल्का सा वो चिपचिपा, यानी कि एक तार से भी जैसे शाही टोस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही आपको ब्रेड को तलना है, बस वैसे चाशनी में, और चाशनी में डिप करना है। हाँ, और सारे तले ब्रेड के टुकड़े चाशनी में डाल दें और फिर मिला लें। गैस बंद रखें। अब इन्हें किसी छन्नी में निकाल लें, और छन्नी में रहने से क्या है, वो जितनी भी जो अतिरिक्त चाशनी वो धीरे धीरे नीचे उतर जाएगी। अब एक प्लेट में कोको पाउडर और नारियल का बुरादा मिला के रखना है। एक ब्रेड का पीस पे मावा लगाना है, जो कि हमने वो जो चीनी वाली मावा लिया ना, वो ऊपर से दूसरे ब्रेड का पीस इस पे रखना है। सैंडविच जैसा इसको बनाना है। तो हम जैसे आलू का सैंडविच बनाते हैं, तो उसके बदले में हम समझिए कि यहाँ पे ये रख रहे हैं मावा और कोको पाउडर। अब नारियल प्लेट में सब तरफ से इसको लपेट देना इसको। ऐसे ही सारे आपको बना लेना है। तो ये भी अगर घर में कोई आ गए ना, तो झटपट से ये वाली मिठाई भी मतलब ये मिठाई आपकी कई दिन तक आराम से चल सकती है। तो दीपा एक और रेसिपी बता देते हैं। ब्रेड से झटपट मिठाई जैसी बनेगी। तो इसकी सामग्री है कि 1 गिलास दूध आपको लेना है और पैन में इसको उबालने रखना है, और इसमें चीनी करीब 5 चम्मच डालना है और इसको चलाइए। अब एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है और उस पानी के साथ इसको घोल लेना है और इसको दूध में डालकर गाढ़ा कर देना है। और गैस जब गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें, और ब्रेड के 4 पीस गोल गोल काट कर ले लेंगे, उसकी किनारी हटा देंगे, और एक बाउल में थोड़ा सा गरम कस्टर्ड डालेंगे जिसमें आपको सर्व करना है। उसमें आप आराम से क्या कहते हैं कि एक जो ब्रेड आपने कस्टर्ड बनाया है, पहले वो बाउल में आप कस्टर्ड डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक ब्रेड रखेंगे जो आपने गोल काट के रखी है। हाँ। और ऊपर से फिर कस्टर्ड डाल देंगे और कटे हुए बादाम डालेंगे ऊपर से। फिर इसके ऊपर आप फिर एक ब्रेड पीस रख देंगे और उसके ऊपर फिर आप कस्टर्ड डालेंगे, फिर बादाम कतरे हुए डालेंगे, और इसी तरह आप ब्रेड और कस्टर्ड और बादाम की ऐसे परत लगा लेंगे। करीब 4 पीस होंगे आपके ब्रेड के, उसकी परत लगा के आप एक बाउल में रख लेंगे और इसको फ्रीजर में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। फ्रीजर में रखना है? हाँ, फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखिए, बाद में आप फ्रिज में रख दीजिए और ये बाउल में एकदम जम जाएगा। फिर आप इसको जब जम जाए अच्छे से, तब उसको आप चाकू की मदद से किनारे से निकाल के आप प्लेट में रख लीजिए और आप इसको सर्व कर सकते हैं। यानी एक बाउल में दीपा ब्रेड के 2 पीस भी आप रखकर सर्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से बहुत प्यारी सी एक मिठाई बन जाएगी। जो त्योहार भी आने वाले हैं तो उसमें भी आप अपने हाथों की बनाकर खिला सकते हैं। हाँ, और देखो ये एक संदेश आया है, एक मैसेज कमेंट बॉक्स में हमारी सखी लिख रही हैं कि अगर आसान नाश्ते की आप बात कर रही हैं तो बहुत से घरों में प्याज का पराठा बहुत चलता है। तो उसमें क्या करना है, आटे में कुछ बारीक कटे हुए प्याज, कुटी हुई लहसुन डाल दीजिए, फिर अजवाइन आप डालिए, हरी मिर्ची मगरेला डाल लीजिए, धनिया पत्ती डाल लीजिए, थोड़ी सी तिल अगर घर में हो तो वो भी डाल लीजिए, और सब आटे को अच्छे से इसमें मसल लें। पानी से मसलो या चाहे आप दही से गूंद लें। फिर आप गरम गरम करारे पराठे चटनी या अचार के साथ बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है, और हमारे घर में तो मीठी चाय के साथ ये बहुत पसंद की जाती है। तो दीपा इतनी सारी रेसिपी है, अब सब लोग बनाएंगे, है ना, मुझे उम्मीद है और हम लोग तो बनाएंगे ही। चलो तो अभी एक गीत सुन लेते हैं। गीत सुन लेते हैं।
प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी, रूप की कली का कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हमने न देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन, लेके चले कोई हमको वहाँ पर, रहते हैं दिलदार जहाँ पर। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता, यार की गली का कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। तो दीपा एक प्यारा सा गीत सुना और ये गीत था ना, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, तो वही खाने से तो दिल बहुत जीत जाता है। दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलो एक रेसिपी बता देते हैं कि ब्रेड और पनीर के रोल। अच्छा। तो उसमें क्या करना है, आपको एक ब्रेड लेनी है, मतलब एक पीस हम बताते हैं, जैसे 2-4 पीस आप तैयार करिए। एक ब्रेड का पीस लेते हैं, उसकी किनारी काट देते हैं और चकले पर रखकर, रोटी के चकले पे रखकर बेलन से बेल देंगे, पतला उसको पतला पतला कर लेंगे। हाँ। और एक पनीर का क्यूब काटेंगे छोटी साइज का, 2 इंच के आसपास या 1.5 इंच का। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट पाउडर और नींबू का रस लपेट देंगे चारों तरफ से, और उस पनीर के पीस को उठा के ब्रेड के ऊपर रख देंगे, वो जो चपटा किया है, और ब्रेड के किनारे थोड़ा सा पानी लगा के उसको रोल करते जाएंगे। और जब वो रोल हो जाएगा तो एक प्लेट में सूजी लीजिए और उस रोल को सूजी में लपेटिए और आप इसको डीप फ्राई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ब्रेड पनीर का रोल एकदम तैयार हो जाएगा। ये तो घर में छोटे जो बच्चे होंगे, बच्चों क्या, ये तो बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें पनीर की जगह चीज क्यूब्स भी डाल सकते हैं। हाँ, या आलू का अगर मसाला, वो तो फिर किसी भी तरह का मसाला, लेकिन मैंने कहा आलू का तो हर बार होता है, पनीर ही डाल देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, तो सबको अच्छा लगता है। जब इतना अच्छा अच्छा खाना खाएं हमारे सभी श्रोता सखियां बनाएं और सभी परिवार मिलके खाएं, तो पौष्टिक भोजन लीजिए आप, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस तरह से हमारे सखी सहेली परिवार से जुड़े रहिए और बहुत सारे कमेंट्स भेजते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि चाय के साथ सब बढ़िया बढ़िया नाश्ता करेंगे। तो अब समय हो चुका है विदा लेने का। तो मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।